हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीएफ एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हमने यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड हमारी है इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। इसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डब्ल्यूएसएम मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एलएसएम मीन्स लिमिट स्टेट मेथड के बारे में डिस्कस करना है। टोटल डिजाइन मेथड्स मेनली हमारे हैं 3: वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड या लोड फैक्टर मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा जो आया था वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ तो लोड फैक्टर मेथड, देन लिमिट स्टेट मेथड। बट हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करना। वो कौन सी? वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड मीन्स WSM। WSM क्या होता है? दिस हैज़ बीन ट्रेडिशनल मेथड फॉर कंक्रीट डिजाइन वेयर इट इज अज्यूम्ड दैट कंक्रीट इज इलास्टिक। ये कंक्रीट डिजाइन करने की ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि हमारा कंक्रीट एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। इन दिस मेथड डिजाइन इज बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। वर्किंग लोड पर स्ट्रक्चर का क्या बिहेव होता है, इस मेथड में डिजाइन उस पर डिपेंड करता है। अजम्पशंस क्या होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, देखते हैं हम। ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अगर कोई सेक्शन है, सपोज करें बीम का सेक्शन है और इस पर लोड लग रहा है तो क्या होगा? बेंड होने की कोशिश करेगा। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये जो प्लेन सेक्शन है बेंडिंग के पहले प्लेन है, तो आफ्टर बेंडिंग भी ये सेक्शन क्या प्लेन ही रहेगा। ये क्या 90 डिग्री पर ही रहेगा। इसका मीन्स ये हुआ। फिर अजम्पशन नंबर 2 हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड। ड्यूरिंग डिजाइन हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। थर्ड अजम्पशन है स्टील एंड कंक्रीट फॉलोज हुक्स लॉ। स्टील और कंक्रीट हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ। फोर्थ अजम्पशन है द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। स्टील और कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होगा वो वर्किंग लोड पर स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स लीनियर होगा। कहने का मतलब ये हमारा स्ट्रेस होगा और ये स्ट्रेन होगा। कहाँ तक लीनियर होगा? अप टू इलास्टिक लिमिट। तो जो रिलेशनशिप आएगा लीनियर आएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारा द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो m से डिनोट करते हैं मॉडुलर रेशियो को। वो होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। जहां पर सिग्मा CBC को हम बोलते हैं, सिग्मा CBC हमारा होता है स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको हम लिखते हैं सिग्मा CBC हमारा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यूरिंग बेंडिंग। इसमें होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन है बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट। स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड होगा परफेक्ट होगा, इसलिए क्या होगा? नो स्लिप कंडीशन इसको भी बोलते हैं, इसको नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं। मीन्स स्टील एंड कंक्रीट कॉम्बिनेशन वर्क टुगेदर विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन जो है एक साथ वर्क करता है। मीन्स अगर ये हमारा बीम सेक्शन है, इसमें स्टील प्रोवाइड किया गया है, मीन्स रिइंफोर्समेंट किया गया है। अब लोड लगने पर अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन या बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है तो यहाँ पर क्योंकि स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग परफेक्ट होती है, इसलिए जो भी डिफॉर्मेशन होगा दोनों में सेम होगा। नेक्स्ट हमारा होगा 7 ड्यूरिंग डिजाइन क्रीप एंड श्रिंकेज आर नेग्लेक्टेड। डिजाइन करते टाइम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्रीप और श्रिंकेज इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे हमारा कोई कंक्रीट का कंपोनेंट है, जब ये सूख जाता है तो इसके पोर्स में जो वाटर होता है उसके वो वाटर रिमूव हो जाता है।
रिमूव होने के बाद माइन्यूट सा डिफॉर्मेशन इसमें जनरेट हुआ, जिसको बोलेंगे श्रिंकेज स्ट्रेन, सिकुड़न होने की वजह से। तो उसको कैलकुलेट करना इसमें डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, बीम सेक्शन पर लोड लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, लोड लगने की वजह से क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन जनरेट, लॉन्ग टाइम तक लोड लगने की वजह से थोड़ा सा उसमें जो डिफॉर्मेशन मीन्स स्ट्रेन जनरेट होगा, उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं क्रीप स्ट्रेन। उस क्रीप स्ट्रेन को भी इसमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, अगर लिखें फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किसके किसके लिए लें, कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए। तो कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं दो हैं, एक 3 लेते हैं और 4। 3 हम जो है बेंडिंग के केस में लेते हैं और 4 जो है डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में। और स्टील के लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.78। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कंक्रीट इज अज्यूम्ड एज इलास्टिक बट इन रियल कंक्रीट इज नॉट इलास्टिक। कंक्रीट को वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इलास्टिक अज्यूम किया गया है, बट प्रैक्टिकली कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल के जैसा बिहेव नहीं करता है। नेक्स्ट अजम्पशन है, नेक्स्ट ड्रॉबैक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट सेक्शन इज अज्यूम्ड लीनियर बट इट डज नॉट रिमेन लीनियर। कंक्रीट में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर माना गया एज पर एजम्पशन, बट प्रैक्टिकली ये लीनियर्स नहीं होता है। थर्ड एजम्पशन है हमारा, इट इज एजम्पशंस का ड्रॉबैक है ये, इट इज डिफिकल्ट टू अकाउंट श्रिंकेज एंड क्रीप इफेक्ट बाय यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्रीप और श्रिंकेज को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका एक ड्रॉबैक ये भी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें याद रखना है। फर्स्ट है मॉडुलर रेशियो, जिसे एम से डिनोट करते हैं। मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जिसे हम ई एस से डिनोट करेंगे, टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसे ई सी से डिनोट करेंगे। तो मीन्स लिखेंगे एम इक्वल टू ई एस डिवाइड बाई ई सी। बट एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, वेस्ट सिग्मा सी बी सी इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यूरिंग बेंडिंग। डिफरेंट ग्रेड्स के लिए सिग्मा सी बी सी नोट्स पॉइंट्स में इसको लिख लेंगे हम। डिफरेंट ग्रेड के लिए, कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड के लिए सिग्मा सी बी सी और एम की वैल्यू क्या होगी। अगर M10 ग्रेड है तो सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 3 होगी, एम की वैल्यू 31। M15 ग्रेड के लिए सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 5 होगी और एम की वैल्यू हो जाएगी 19। M20 ग्रेड के लिए सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7 होगी और एम की वैल्यू, ये इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर होगा 13 होगा। फिर M25 के लिए 8.5 एंड 11, 30 के लिए 10 एंड 9, 35 के लिए 11.5 एंड 8 एंड 40 के लिए 13 एंड 7। एम की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर हमें सिग्मा सी बी सी की वैल्यू पता है तो एम इक्वल टू कर लेंगे हम कैलकुलेट 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी। फिर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है क्लियर कवर क्या होता है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सपोज्ड कंक्रीट फेस एंड नियरेस्ट स्टील रिइंफोर्समेंट सरफेस। अगर कोई हमारा ये बीम सेक्शन है और यहाँ पर इसमें बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तो ये कौन सी डिस्टेंस है, एक्सपोज्ड कंक्रीट जो फेस होगा, मीन्स क्या होगा, ये टॉप जो एक्सटीरियर पोर्शन है, यहाँ से लेकर के ये जो हमारा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया उसके नियरेस्ट जो पास वाली डिस्टेंस होगी, जो कंक्रीट होगी, जो हमारा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया उसके सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या होगा, क्लियर कवर होगा। डिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट फेस एंड नियरेस्ट फेस ऑफ रिइंफोर्समेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा, इसमें यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो एज पर IS 456/2000 क्लियर कवर इज फॉलोड बाय नॉमिनल कवर। फिर आगे देखते हैं इफेक्टिव कवर क्या होता है। द इफेक्टिव कवर इज मेनली
यूज्ड इन डिजाइन कैलकुलेशन। डिजाइन कैलकुलेशन जब करते हैं वहाँ पर हम इफेक्टिव कवर ही यूज करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कंक्रीट फेस एंड सेंट्रॉइड ऑफ द मेन स्टील रेनफोर्समेंट। अगर हमारा कोई ये बीम सेक्शन है और हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है बॉटम में, तो ये जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसका सीजी मीन्स, सीजी क्या होगा, सीजी मीन्स होगा क्योंकि सर्कुलर होता है तो इसका डी/2 डाया का हाफ हो जाएगा। इससे जो डिस्टेंस होगी हमारा एक्सपोज कंक्रीट फेस, जो हमारा होगा बाहरी कंक्रीट का फेस होगा, वो डिस्टेंस जो होगी उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इन केस मेन रीइंफोर्समेंट जो हमारा प्रोवाइड किया गया है, ये हमारा क्या मेन स्टील रीइंफोर्समेंट, अगर इसके ऊपर हम क्या जैसे ऐसे कोई कॉलम वगैरह जब हम डिजाइन करते हैं तो वहाँ मेन बार्स के साथ साथ में उसमें स्टीरप्स भी प्रोवाइड करते हैं इसको बांधने के लिए, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हमें मेन रीइंफोर्समेंट की डिस्टेंस से ही दूरी होती है, तो क्या होगा मेन रीइंफोर्समेंट का जो डाया का हाफ आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ में जो स्टीरप प्रोवाइड करेंगे उसका भी डाया का हाफ होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर इक्वल टू हो जाएगा क्लियर कवर प्लस जो स्टीरप्स है उसकी टोटल डाया कवर हो जाएगी। यहाँ हाफ नहीं डाया आएगी, टोटल डाया आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस लेना रहेगा टोटल डाया स्टीरप्स प्लस मेन डाया का हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव कवर के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा किस लिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं, पर्पज ऑफ कंक्रीट कवर टू प्रोटेक्ट द स्टील बार्स फ्रॉम एनवायरमेंटल इफेक्ट। कंक्रीट कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा स्टील बार्स है उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो, उससे हम उसको बचा सकें। टू रेस्ट्रिक्ट द अटैक ऑफ कोरोजन टू रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। रेनफोर्समेंट को आग से बचाने के लिए हम कंक्रीट कवर को प्रयोग करते हैं। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू रेनफोर्समेंट बार, जब उसमें फायर से उसको सेव कर लेंगे, कोरोजन नहीं लगेगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं लगेगा, तो क्या होगा कंक्रीट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो मीन्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रेनफोर्सिंग बार। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। अगर हमारा कोई ये बीम का क्रॉस सेक्शन है जहाँ पर हमने ये बार्स प्रोवाइड कर रखा है, ये होगा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को हम, ये होगा हमारा इफेक्टिव कवर, ये इफेक्टिव कवर को हम डिनोट करेंगे D' से, जनरली हम D' से डिनोट करते हैं। ये बीम का हमने साइज माना ये कैपिटल D है, विड्थ जो है B। ये जो टोटल डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड किया गया वहाँ से लेकर के टॉप मोस्ट पोर्शन तक की जो टोटल डिस्टेंस होता है मेन रिइंफोर्समेंट बार के डाया से या सीजी से लेकर टॉप मोस्ट रिइंफोर्समेंट बार की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव डेप्थ, कहाँ पर ये कंप्रेसिव जोन की है। अगर न्यूट्रल एक्सिस को हम यहाँ पर शो करें, देख लो ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस क्या हो, जहाँ पर स्ट्रेसेस जीरो होता है, आगे भी आएगा उसकी डेफिनेशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहाँ पर स्ट्रेसेस टेंसाइल और कंप्रेसिव जीरो होता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कंप्रेसिव जोन होता है और नीचे का जो पोर्शन होता है वो टेंशन जोन होता है। ठीक, तो जो टेंशन जोन में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी जाती है उसके सीजी से लेकर के टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ कंप्रेसिव जोन इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। और न्यूमेरिकली इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, हमारा डी जो होगा टोटल डेप्थ में से हम माइनस कर देंगे इफेक्टिव कवर जो कि होगा D', यही हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टॉपिक हमारा जो है नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस इन आरसीसी सेक्शन अंडर डायरेक्ट लोड। कोई आरसीसी सेक्शन है जिस पर डायरेक्ट लोड लग रहा है तो उसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। किसी का भी हमने एग्जांपल उठा लिया, सपोज किया हमने एक कॉलम का एग्जांपल उठा लिया, आरसीसी कॉलम है कोई, या इसी को दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, या इसके अलावा पूछ लेता है यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो, तब हम यही एक्सप्रेशन डेराइव कराएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने फर्स्टली एक कोई कॉलम लिया, ये आरसीसी कॉलम है हमारा, जिसमें हमने बार्स
प्लेस किया, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो यहाँ पर जो बार है हमारी ये कौन से लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं। इस पर जो लोड आ रहा है वो एक्सियल लोड आ रहा है P। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज परफेक्ट। कंक्रीट और स्टील में परफेक्ट बॉन्ड होता है, मीन्स ड्यू टू लोड P ऑन कॉलम, जो लोड P आ रहा है इस कॉलम पर, कंक्रीट एंड स्टील हैव इक्वल स्ट्रेन, उसके कारण जो स्ट्रेन जनरेट होगा तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कंक्रीट और स्टील में परफेक्ट बॉन्ड होता है, हमने जैसा कि एजम्पशन में पढ़ रखा है। फिर उसके बाद हैंस स्टील इन स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। ये हमारा कंक्लूजन निकला कि स्ट्रेन जो स्टील में होगा वो कंक्रीट के स्ट्रेन के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड जो होता है परफेक्ट होता है इन दोनों के बीच में। हमने इसको सपोज किया, यहाँ स्मॉल EST से डिनोट कर दिया स्ट्रेन इन स्टील, और स्ट्रेन इन कंक्रीट को स्मॉल EC से डिनोट कर दिया। तो हमें पता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से जो स्ट्रेन होगा वो निकल के आएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेन है हमारा, तो यहाँ पर होगा क्योंकि स्ट्रेन इक्वल टू होगा स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टील के केस में क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, सिग्मा ST और सिग्मा C को एक साइड कर लिया और यहाँ पर EST एंड डिवाइड बाय EC हो गया। तो हमें पता है जो मॉडुलर रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के रेशियो के बराबर होता है, इसलिए इसको हमने इक्वेट कर दिया M के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा M निकल के आया वो M निकल के आया सिग्मा ST डिवाइड बाय सिग्मा C, क्योंकि ये हमारा M के बराबर है तो हमने सिग्मा ST डिवाइड बाय सिग्मा C को इक्वेट कर दिया M। तो यहाँ से हमारा निकल के आया सिग्मा ST जो होगा M सिग्मा C के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, M सिग्मा C के, या इसको ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा C इक्वल टू होगा सिग्मा ST बाई M। तो वो हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। M हमारा मॉडुलर रेशियो, सिग्मा ST EST, उसके अलावा स्मॉल EST या इसको एप्सिलॉन ST से भी हम लोग डिनोट करते हैं स्ट्रेन को स्टील के लिए, और एप्सिलॉन C से डिनोट करते हैं कंक्रीट के लिए। तो इन सभी की क्या स्ट्रेस है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और उसके अलावा स्ट्रेन है स्टील एंड कंक्रीट। ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा स्टील में, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील में, ये हो गया हमारा स्ट्रेन स्टील में, ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन में, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट सेक्शन में, और इस स्मॉल EC जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेन इन कंक्रीट सेक्शन। तो यहाँ पर नोटेशन कर देंगे। फिर यहाँ से हमें क्लियर हो जा रहा है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा स्टील में वो M टाइम्स होगा स्ट्रेस प्रोड्यूस इन कंक्रीट। इस एक्सप्रेशन से स्ट्रेस प्रोड्यूस इन स्टील इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द कंक्रीट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक चीज़ और हम कंक्लूड करते हैं, जब सिग्मा ST इक्वल टू M सिग्मा C है तो हमें पता है सिग्मा इक्वल टू होता है मीन्स स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड डिवाइड बाय एरिया। तो अगर हमारा इक्वल एरिया है देन फॉर इक्वल एरिया स्टील बियर्स M टाइम्स मोर लोड देन कंक्रीट। अगर हमारा एरिया कांस्टेंट कर दिया जाए तो लोड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल रहा है कि जो हमारा अगर एरिया कांस्टेंट हो तो पार्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर इक्वल एरिया है किसी पर्टिकुलर सेक्शन, कोई सेक्शन लेते हैं जिसका एरिया इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे जो हमारा स्टील होगा, स्टील जो लोड बियर करेगा कंपैरिजन वो M टाइम्स ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू कंक्रीट। और यहाँ से हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि हमारा AC इज इक्वल टू MST। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम देखो स्ट्रेस हमारा क्या होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया, और यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन या ट्रांसफर्ड एरिया ऑफ स्टील टू कंक्रीट इन RCC।
तो इसके लिए क्या अकॉर्डिंग टू फिगर हमें पता है जो P इक्वल टू है PS प्लस PC, जहाँ पर PS क्या होगा, लोड कैरीड बाई स्टील प्लस लोड कैरीड बाई कंक्रीट, और P हमारा क्या है, टोटल लोड कैरीड बाई RCC सेक्शन। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते, हमें पता है जो हमारा स्ट्रेस होगा वो होता है लोड डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ से लोड हम निकालेंगे तो लोड हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। उस लोड हमारा P से अगर डिनोट कर सिग्मा से हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, एरिया S हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसी के बेसिस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारा सिग्मा S, जो हमारा PS की वैल्यू है, क्योंकि लोड कैरिड बाई स्टील है, तो यहाँ पर स्ट्रेस जो होगा स्टील के लिए होगा, एरिया जो होगा स्टील के लिए होगा सिग्मा ST इंटू ST। सिमिलरली कंक्रीट केस में सिग्मा C इंटू AC, जहाँ पर सिग्मा C क्या होगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट, आगे नोटेशन है स्ट्रेस इन कंक्रीट, एंड सिग्मा AC क्या होगा, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। अब हमें पता है सिग्मा ST को हम अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया, सिग्मा ST जो होता है M सिग्मा C के बराबर होता है। इस वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। AST सिमिलर है फिर सिग्मा C इंटू AC। फिर हमने यहाँ से देखा सिग्मा C हमारा कॉमन है, उसको हमने कॉमन निकाला। फिर हमारे पास बचा MAST प्लस AC। जो MAST और AC है प्लस AC, इसको हम बोलते हैं टोटल इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन। मीन्स क्या है, अगर हमें टोटल इक्विवेलेंट एरिया फाइंड करना है तो M से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ स्टील प्लस उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ कंक्रीट, तो हमें इक्विवेलेंट एरिया मिल जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये सेक्शन इक्विवेलेंट एरिया का मतलब क्या होगा, ये जो सेक्शन होगा ये हमारा एक होमोजीनियस सेक्शन के तरीके से बिहेव करेगा। और जो MAST होता है वो हमारा ट्रांसफर्ड एरिया ऑफ स्टील का होता है, जो स्टील का ट्रांसफर्ड एरिया होता है। क्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास रिइंफोर्समेंट इतना, ये हमारा कोई बीम सेक्शन है, यहाँ समझते हैं, और रिइंफोर्समेंट हमने यहाँ पर इतना पोर्शन प्रोवाइड किया है। अब हम क्या करते हैं कि रिइंफोर्समेंट को हटा के हमें क्या प्लेस करना है, कंक्रीट प्लेस करना है। तो हमें पता है कि जो रिइंफोर्समेंट होता है मीन्स स्टील होता है वो ज़्यादा लोड बियर कर सकता है कंपेयर टू कंक्रीट। तो हम क्या करेंगे, उतने ही लोड को बियर करने के लिए हम जब रिइंफोर्समेंट हटाएंगे इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट डायग्राम के लिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ कंक्रीट। मीन्स जो ये हमारा AST था, ये वहाँ पर जब कंक्रीट प्लेस करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हो जाएगा MAST, मॉडुलर रेशियो से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल नोटेशन है हमारा। P लोड कैरिड बाई कॉलम, PS लोड कैरिड बाई स्टील, टोटल लोड जो था कॉलम के द्वारा कितना कैरी किया गया। PC हमारा होगा लोड कैरिड बाई कंक्रीट, AST एरिया ऑफ स्टील, AC होगा एरिया ऑफ कंक्रीट, सिग्मा ST स्ट्रेस इन स्टील, एंड सिग्मा C जो होगा स्ट्रेस इन कंक्रीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट इन बीम। बीम में कितने टाइप से रिइंफोर्समेंट किया जा सकता है, तो हमें पता है रिइंफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन टू बियर टेंसाइल फोर्स, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कंक्रीट होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, या टेंसाइल में वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए क्या करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसके टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बट ड्यू टू सम लिमिटेशन समटाइम्स रिइंफोर्समेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन टू बियर कंप्रेसिव लोड, बट समटाइम्स कुछ लिमिटेशंस की वजह से कंप्रेसिव जोन में भी हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ रिइंफोर्समेंट पोजीशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ बीम। इसके बेसिस पर हमारे दो टाइप से बीम होते हैं, कौन कौन से, एक सिंगली रिइंफोर्स बीम होता है और डबली रिइंफोर्समेंट बीम होता है। सिंगली रिइंफोर्स की बीम डेफिनेशन क्या होगा, सिंगली रिइंफोर्स बीम होता है व्हेन रिइंफोर्स्ड इज, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, रिइंफोर्समेंट कर लेंगे, रिइंफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड ओनली इन टेंशन जोन कॉल्ड सिंगली रिइंफोर्स बीम। अगर केवल टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगली रिइंफोर्स बीम। अब यहाँ पे देखो इस फिगर को हम बनाते हैं, समझिए इसको। अगर ये हमारा न्यूट्रल एक्सेस क्या होता है, जहाँ पर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं,
तो जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन होता है वो कंप्रेसिव जोन और नीचे का पोर्शन टेंसाइल जोन या टेंशन जोन भी लिख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो यहाँ पर जब टेंशन जोन में हम केवल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। और जब कंप्रेसर और टेंसाइल दोनों जोन में प्रोवाइड कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम डबली रिइंफोर्स्ड बीम। जैसे कि डेफिनेशन में यहाँ मेंशन है, व्हेन रिइंफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन, यहाँ पर ये होगा जोन, इज कॉल्ड डबली रिइंफोर्स्ड बीम। अब यहाँ पर देखो टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में प्रोवाइड किया गया है तो उसको बोलते हैं डबली रिइंफोर्स्ड बीम। अब यहाँ पर जो टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया इसको एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन AST से डिनोट कर दिया गया। AST का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन। फिर आगे देखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशंस, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो थी डेफिनेशन हमने देखा, उसके साथ साथ हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बीम सेक्शन देखा, सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।